नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एल्विस यादव मामले की। एल्विस यादव मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पुलिस अब आरोपी राहुल यादव को कस्टडी में लेने की कोशिश कर रही है। राहुल के कस्टडी में ले जाने के बाद नोएडा वन विभाग भी राहुल से पूछताछ करेगा। बता दें कि वन विभाग और नोएडा पुलिस आरोपी राहुल और एल्विस यादव के कनेक्शन को खंगाल रही है। छापेमारी के दौरान जो सांप का जहर बरामद हुआ है उसे लैब में भेजा जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि यह किस सांप का जहर है। साथ ही सभी 9 सांपों का भी मेडिकल परीक्षण करवाने के आदेश दिए गए हैं। चीफ वेटरनिटी ऑफिसर की देखरेख में सांपों का मेडिकल परीक्षण होगा। इस मामले के तार दूसरे राज्यों से जुड़ते हैं तो केंद्रीय विभाग भी इसकी जांच करेगा। इस मामले से जुड़े हुए वायरल सोशल मीडिया में एल्विस यादव के साथ दिखाए हुए सभी वीडियो के साथ ही जो भी जानवरों से संबंधित वीडियो इस मामले से जुड़े हैं उन सब की जांच की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि जो भी सेलिब्रिटी वन्य जीवों के साथ वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपकी जांच कब तक पहुंची है और आगे क्या और कितनी टीमें गठित हुई हैं, क्या फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया सारा कुछ? देखिए, ऐसा इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पुलिस अपनी विवेचना कर रही है और हम लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं। विवेचना का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे ही विवेचना के परिणाम कोई प्राप्त होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। टीमें कुछ सेंट्रल की टीमें बनाई है, कुछ आपके स्तर से टीमें बनाई है, कितनी टीमें बनाई गई है, क्या उसमें साक्ष्य संकलन किया जाएगा? हमारी ओर से इस केस में जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए वन संरक्षक महोदय मेरठ से अनुरोध किया गया था, जिन्होंने वन्य जीव प्रतिपालक मेरठ को इसका जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही जो हमारे प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ है, उनके द्वारा एक कमेटी वन संरक्षक महोदय मेरठ के अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें डीएफओ गौतम बुद्ध नगर और डीएफओ गाजियाबाद उसके मेंबर हैं। साथ ही एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी, जो मुख्य वन संरक्षक मेरठ और प्रमुख वन संरक्षक कार्य योजना के द्वारा मॉनिटर की जाएगी। पुलिस इसमें बहुत गहनता से अपनी जांच कर रही है। कल मैं पुलिस के अधिकारियों से गाजियाबाद में पुलिस ने मोबाइल ऐप के सहारे ऑन डिमांड ड्रग की सप्लाई करने वाले विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। ये दोनों विदेशी ड्रग तस्कर हैं जो मोबाइल ऐप के जरिए ऑन डिमांड ड्रग सप्लाई का काम कर रहे थे। इसके अलावा युवाओं को चिन्हित कर उन तक नशे का जहर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा था, जिसमें मुख्य भूमिका महिला अदा करती थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 12 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। आरोपी का नाम इनोसेंट है, जो नाइजीरिया का रहने वाला है। उसके साथ उसकी महिला साथी भी शामिल है। दोनों मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर में नशे की सप्लाई करते हैं। गिरफ्तार लोगों से उनके दूसरे साथियों के बारे में भी कुछ क्लू मिले हैं, जिनके लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और उनका मेन काम जो है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पंजाब, शामली, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद आदि क्षेत्रों में एनडीपीएस और स्मैक वगैरह की तस्करी करना है। इसके अलावा इनके साथ एक महिला मित्र की भी गिरफ्तारी हुई है। उससे पूछताछ में ये जानकारी हुई है कि पूर्व में भी ये लोग दिल्ली एनसीआर, पंजाब, शामली, अन्य क्षेत्रों में भी आसपास के ये लोग स्मैक सप्लाई कर चुके हैं और दोनों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों का भी संभल में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राजस्थान में और भी ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी और अभी वे और सीटों के लिए भी मांग करेंगे। अखिलेश यादव के कांग्रेस को चालू बताने के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि अखिलेश ने यह बयान मध्य प्रदेश चुनाव के संदर्भ में दिया है। इस दौरान वे केंद्र सरकार पर भी बरसे। जयंत चौधरी ने कहा कि देश में पीएम मोदी से बेहतर और भी लोग हैं। जी, अखिलेश जी ने तो कांग्रेस को चालाक पार्टी कहा है, वोट देने के लिए मना किया है। ऐसे में क्या आप अलग जाएंगे अखिलेश जी से? नहीं, इसमें कोई देखिए, वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा जी, उन्होंने ये कहीं घोषित नहीं किया कि इंडिया के वो साथ नहीं है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। आज हम लोग देख रहे थे लगातार आपका निशाना मोदी की फोटो पर था, तो क्या इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है जो मोदी जी से मुकाबला कर सके? क्यों नहीं है? ये देश इतना मजबूत है। आज देश को बताया जा रहा है कि देश बहुत कमजोर है और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा देश अगर ये एक आदमी ना चुने तो। मजबूरी है, इससे बेहतर कोई आदमी देश में नहीं है। तो जो 140 करोड़ में इससे बेहतर बहुत लोग हैं
और इंडिया के घटक दलों में वो अनुभव है, वो एक्सपीरियंस है, वो लीडरशिप है कि उनमें क्षमताएं हैं कि देश को आगे ले जा सकते हैं। वो लोग पहले भी। संभल में डीएम एक स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने छात्रों और टीचरों की उपस्थिति पंजिका और मिड डे मील पंजिका का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने गैरहाजिर अनुदेशक मोहम्मद सरफराज और ब्रह्मपाल सिंह का एक दिन का वेतन काटने और विभागीय कार्रवाई के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। डीएम ने 7वीं के बच्चों से हिंदी का पाठ पढ़ने को कहा, लेकिन बच्चे वाक्य पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए, जिस पर शिक्षकों की लापरवाही को संज्ञान में लेकर डीएम ने बीएसए को निर्देश दिए हैं। साथ ही खंड विकास अधिकारी बहजोई को विद्यालय की बाउंड्री वॉल और मेन गेट की मरम्मत करवाने के लिए भी कहा है। शामली में जब एक महिला ने शादी से इनकार कर दिया तो युवक ने खुद को आग लगा दी और महिला थाने में घुस गया। महिला थाने के इंस्पेक्टर के ड्राइवर और स्थानीय लोगों ने आग बुझाई। आग लगने से युवक 80% झुलस गया है। युवक को इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया है। पीड़ित युवक विनय उस्मानपुर का रहने वाला है। युवक ने जली हालत में पुलिस को दिए बयान में बताया कि शामली की एक तलाकशुदा महिला के साथ उसकी शादी की बात चल रही थी, लेकिन महिला ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवक ने खुद को आग लगा दी। एक युवक ने थाने गेट के बाहर की वो आग लगाई है। सर क्या पूरा मामला है? सर देखिए, अभी शाम में लगभग अराउंड 5:15 के आसपास एक सूचना मिली थी कि एक विनय नाम का युवक, उम्र लगभग 27-28 वर्ष, उसने जो है महिला थाने के गेट के बाहर एक कुछ शॉप है, एक फैशन शॉप है, वहाँ पर जो है आग लगाई। उसके बाद फिर थाने परिसर की तरफ आए। इसमें जो है मौके पर जब विस्तृत रूप से जानकारी की गई तो यह पता चला कि एक महिला है जो पूर्व में विवाहित है। और बागपत से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल एक बहू पर आरोप है कि उसने सास ससुर और पति के साथ मारपीट की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और घर पर कब्जा कर लिया है। अब पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। एएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला बिनौली कस्बे का है, जहां अभिनव की शादी कलीना गांव की रहने वाली युवती से 5 साल पहले हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद महिला ने पति समेत सास ससुर को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अब उन्हें मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। आरोप है कि महिला ने मकान में रखे सामान को चोरी कर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग ताला तोड़ते और कैमरे के साथ तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। महिला भी उनकी मदद करती नजर आ रही है। नाम है जी? एसपी ऑफिस आए हो, क्या मामला? बहू परेशान करती है जी। घर से बाहर निकाल दिए, बच्चे को मारने को धमकी देती है जी। जिन्होंने घर छोड़ दिया हमने। कब शादी हुई थी आपकी लड़की की? सन 2018 में शादी हुई थी जी। क्या चाहते हैं वो? बस परेशान करती है जी। नाम आपका? मेरा नाम अभिनव है। अभिनव, आज एसपी ऑफिस पहुंचे हो, क्या मामला, किस लिए पहुंचे हो? एसपी ऑफिस हम इसलिए पहुंचे जी, मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी कुनिका के साथ कलीना गांव से। शादी होने के बाद हमारे कुछ पारिवारिक जो रिश्ते थे वो थोड़े खराब हो गए। उसके बाद हमने तलाक का मुकदमा भी डाल रखा है। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बंदरों ने एक 4 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ग्रामीणों ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। बहुत बुरी बेकदरी से काटा बच्चे का, बहुत ही खून गए। वहीं से हाथ लग जो आ रही वो छींचड़ा भी वहीं पड़ा कहिया। फिर उन्होंने जो जिनके सामने पड़ा उन्होंने धोया उसका क्या नाम है, बहुत ही खून जा रहा बच्चे का। किस टाइम लेके आए आप? कल तकरीबन 1 बज गया था रात को। अच्छा, बच्चा किस टाइम पे काटा था वैसे इसको? कल 12 बजे का ये मामला है। जरीना। अच्छा, आपके बच्चे को कब काटा था, किसने काटा था, क्या हुआ था पूरा मामला? बंदर ने काटा भैया मेरे लड़के का। कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए। हाँ। बिल्की सर। अच्छा, आपके यहाँ एक मासूम बच्चे को बंदरों ने काटा है, क्या पूरा मामला था, क्या देखा था आपने? बच्चा जा रहा भैया रास्ते में को, अबे बंदर पता ना कितने सारे किधर से आए और आते यार उस बच्चे पची पट गए। जी, क्या नाम है आपका? और बंदरों को लेकर के जो आतंक फैला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मेरा नाम हामिद पहलवान है। मैं भारतीय जनता पार्टी सब संघर्ष मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये बंदर पिछले कई महीनों से तो डांसने में इनने कई बच्चे तो वहाँ घायल किए हैं और अब ये नाहल क्षेत्र की तरफ आ गया है। छोटे बच्चे को काफ़ी गंभीर रूप से इन्हें काटा है।
बुलेटिन में बात ग्रेटर नोएडा की भी कर लेते हैं, जहां लिफ्ट की वजह से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर लिफ्ट रुकने का मामला सामने आया है। गनीमत ये रही कि लिफ्ट में करीब 20 मिनट तक फंसे शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इको विलेज वन सोसाइटी का है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को बाहर निकाला। बता दें कि पहले भी लिफ्ट की वजह से हादसे सामने आ चुके हैं। दादरी के विधायक धीरेन्द्र सिंह लिफ्ट एक्ट लागू करने की मांग को लेकर सरकार को कई बार पत्र भी लिख चुके हैं। बुलेटिन में बात मथुरा की भी कर लेते हैं, जहां प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू मारकर घायल कर दिया। आपको बता दें कि प्रेमिका पर हमला करने के बाद प्रेमी ने खुद पर भी चाकू से कई वार किए। मामला मांड थाना इलाके का है। युवक की पहचान मांड इलाके के राजकुमार के रूप में हुई है, जो बीएससी का छात्र है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हो? लड़की कहाँ की रहने वाली है? जानता नहीं कैसे यहाँ तक होटल तक। बुलेटिन में बात बांदा की भी कर लेते हैं, जहां बुंदेली लोकगीत और आल्हा गायन से बच्चों ने कोरियाई टीम का मन मोह लिया। दक्षिण कोरियाई छात्र छात्राओं को स्वामी शांतानंद सरस्वती विद्या मंदिर काकून के छात्र छात्राओं ने बुंदेली, राई, सोहर, चैती, लोकगीत, योगा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से रूबरू करवाया। वहीं नवरस म्यूजिकल ग्रुप की टीम ने भी अपनी सुंदर प्रस्तुति बुंदेली लोकगीत और आल्हा गायन करके दी। दक्षिण कोरियाई टीम के प्रमुख के साथ आई 18 सदस्यीय टीम को हनुमान मंदिर काकून में बच्चों ने अपनी धरोहर की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर कोरियाई टीम को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि किबांग क्वांग डिजिटल रिपब्लिक यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया की टीम भारत आई थी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनका स्वागत किया गया। जी भैया, क्या नाम है आपका और आज कैसा कार्यक्रम था आपका? मैं नवरस बुंदेली लोक कला समिति महोबा बुंदेलखंड से जीतेन चौरसिया आज, और हम लोग यहाँ पे बुंदेलखंड का 20 प्रधान लोक गायन आला खंड की प्रस्तुति देने आए। आई कौन सी जगह थी जहाँ पे आप अपने आला की प्रस्तुति करने आए थे आज? ये डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी का विद्यालय है, शांतानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसमें आज हम सभी ने अपने आला गायन की प्रस्तुति दी। क्या नाम है आपका और ये कौन सी जगह जहाँ कार्यक्रम हो रहा है? मेरा नाम कुलदीप मिश्रा, मैं स्वामी शांतानंद सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काकून का प्रधानाचार्य हूँ। और मेरे जो बड़े भाई हैं वो साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी वांग क्वांग डिजिटल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया, उसके आप इंडियन कोऑर्डिनेटर हैं। ये 18 लोग हमारे ग्राम काकून में पहली बार विजिट करने आए हैं और ये यहाँ के कल्चर, यहाँ के मोरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ परस्पर प्रदान करने आए हैं। यहाँ के हमारे बच्चे को सीख सके और उनके साथ प्रोफेसर एक्स वाइस चांसलर जोंग सुन सियो एंड एक और प्रोफेसर है, उनका नाम है प्रोफेसर ली। वो भी वांग क्वांग यूनिवर्सिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी से साउथ कोरिया से ही आए हैं और उनके साथ 16 स्टूडेंट हैं उनके। तो वो उनको भी सिखाने के लिए लाए हैं कि परस्पर यहाँ के सोशल वैल्यूज़ और मोरल वैल्यूज़ और वहाँ के साउथ कोरिया के सोशल वैल्यूज़ और मोरल वैल्यूज़। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। खेती से जुड़ी नई तकनीक के बारे में लगातार किसानों को जानकारियां दी जा रही हैं। माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम दोनों ऐसी विधियां हैं जिनसे खेती में 60 से 70% तक पानी की बचत हो सकती है। इससे बिजली की बचत होती है, समय की बचत होती है और अगर हम फर्टिलाइजर भी इसके माध्यम से देते हैं तो फर्टिलाइजर की भी बचत होती है। साथ ही उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। मथुरा के जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि स्प्रिंकलर सिस्टम में जमीन में लगी ट्यूबिंग होती है जिसके ऊपर सीध पौधे पर पानी का छिड़काव किया जाता है। ड्रिप सिंचाई में ट्यूबिंग होती है जो जमीन के नीचे चलती है और धीरे धीरे पौधे के आसपास की मिट्टी में पानी टपकाती है। किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए कहा गया है और इसके लिए सरकारी योजना की जानकारी भी जिला उद्यान अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि दोनों प्रकार की सिंचाई विधियों पर सरकार 90% तक लघु एवं सीमांत किसानों को छूट दे रही है, वहीं सामान्य या बड़े किसानों को 80% तक छूट दी जा रही है। इसी तरह से
पोर्टेबल स्प्रिंकलर और रेन गन पर सीमांत किसानों के लिए 75% और सामान्य किसानों के लिए 65% तक छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जीजीआरसी द्वारा विकसित किया गया पोर्टल पूरी तरह से पारदर्शी है। गुजरात में ये सिस्टम लंबे वक्त से काम कर रहा है, इसे यूपी में भी अब लागू किया गया है। पंजीकरण से लेकर भुगतान तक पूरी पारदर्शिता है, इसे कहीं भी लॉगिन कर देखा जा सकता है। पोर्टेबल स्प्रिंकलर या रेन गन को कई जगह किसान उपयोग कर सकते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जिले को इस योजना के लिए 1284 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है। अगर किसान योजना में रुचि दिखाते हैं और मांग करते हैं तो टारगेट को बढ़ाया भी जा सकता है। अभी तक 265 किसानों ने 346 हेक्टेयर के लिए पंजीकरण कराया है। एक तो माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप और स्प्रिंकलर के फायदे की बात आपको बताते हैं कि ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों ऐसी विधियां हैं जिनसे कि हम 60% तक पानी की बचत कर सकते हैं। पानी की बचत नहीं, इससे बिजली की बचत होती है, समय की बचत होती है। फर्टिलाइज़र अगर इसके द्वारा हम फर्टिगेशन के माध्यम से देते हैं तो फर्टिलाइज़र की ही बचत होती है। साथ ही उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता में 20 से 25% निश्चित वृद्धि होती है। कैसे लाभ ले सकते हैं? तो एक योजना है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसके अंतर्गत ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर पे गवर्नमेंट 90% लघु और सीमांत कृषकों को सब्सिडी दे रही है। सामान्य कृषक बुलेटिन में बात बागपत की भी कर लेते हैं, जहां डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक के अवतार माह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्थापक बेपरवाह साईं शाह मस्तान के अवतार माह पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूपी के अलग अलग जिलों से बड़ी तादाद में साधु संत पहुंचे। साधु संतों का देर रात से ही आश्रम में पहुंचना शुरू हो गया था, जो भंडारे की समाप्ति तक अनवरत जारी रहा। इस दौरान जरूरतमंद लोगों में गरीब कपड़े और कंबल भी वितरित किए गए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? ब्लॉक फलावदे से हूँ, यूपी। डेरे में सच्चे डेरे में क्या करेंगे? डेरे में ये शादी गई, बहुत खुशी मिली थी। आज मेरी यहाँ शादी हुई है, आज 5 नवंबर सामस्ताना जी का। बुलेटिन के आखिर में बात झांसी की। झांसी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ई रिक्शा ने गाड़ी में टक्कर मार दी और फिर ई रिक्शा पोल से टकरा गया। हादसा मऊरानीपुर कोतवाली इलाके की गुड़सराय मार्ग पर झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे के पुल पर हुआ। हादसे में ई रिक्शा चालक घायल हुआ है, जिसे झांसी रेफर कर दिया गया है। घायल ई रिक्शा चालक गोविंदास झांकरी गांव का रहने वाला है। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।